हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम कुछ पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और इसका जो सोर्स होगा यानी कि जो बेस होगा वो होगा हमारा एम लक्ष्मीकांत। यानी कि आज हम इसमें वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं। प्रीलिम्स में पूछ रखा वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। कल हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 22 है हमारा 23 है पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 22 जो कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या बात कर सकते हैं पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमने 9 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम 23 चैप्टर डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इन 2 स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट से, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 368 कहता है कि किन किन प्रोसेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। या एक है आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है जो कि 1976 के बाद किया गया था, यानी कि इमरजेंसी के बाद। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो भी कमियां थी उसको सुधारने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। कब किया गया था? 1979 में। तो ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा हम बात करते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अभी तक अगर हम बात करते हैं 2023 में तो टोटल 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। तो जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या था? करंट न्यूज में था, करंट न्यूज में था। तो इसीलिए हम इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था हमारे संविधान के अंदर, उसमें ये कहा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है, पहला। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसमें यह कहा गया था कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ने भारत संविधान का जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको क्या कहा था? उसको कहा गया कि जो कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है यानी कि जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसका उल्लंघन करता है। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए ओनली 1, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी है सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी है हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला ना तो दूसरा, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आप आंसर देखने से पहले या तो इसका जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, या फिर अगर आपके पास कोई कॉपी है तो आप उसमें इसको एज ए टेस्ट की तरह पे क्या करें, सॉल्व करें एज अ टेस्ट की तरह। तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और काफी ज्यादा आपको अच्छा, मतलब आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि ये जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो है सिर्फ यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है।
क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं या पॉलिटिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में। तो इसीलिए आप इसका जो करेक्ट आंसर है पहले कॉपी में सॉल्व करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद आप राइट आंसर देखिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा गया, यानी कि सीधा सीधी ये समझिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शंस है, जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उसको जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड रखा गया, बाहर रखा गया, ना कि प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पे बात प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, ना कि उसके इलेक्शंस की। ये बात याद रखना, यहाँ पे इलेक्शंस को जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड रखा गया, बाहर रखा गया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। अगर हम 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, वो किसके बारे में बात करता है? वो जो हमारी कंट्री में जो जस्टिस अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोसेस है, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज को अपॉइंट किया जाता है जिस प्रोसेस के तहत, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उसको रिप्लेस करने की बात रखी गई थी। उसकी जगह पे नई बॉडी लाने की बात रखी गई थी जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसीलिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जा रहा है वो क्या है? कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, यानी कि समझिए जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसका वो वॉयलेशन यानी कि वॉयलेंस कर रहा है, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। तो इसलिए जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये चीज फ्रेंड मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा था सर, पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो सर्विस यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 4 स्टेटमेंट है। अब इन 4 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है द मोशन ऑफ जो इम्पीचमेंट है, यानी कि इम्पीच है जज का सुप्रीम कोर्ट को ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। यानी कि जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार भारत का जो यानी कि हम बात करते हैं हमारी कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसके किसी भी जज पे अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है या इम्पीचमेंट चलाने का प्रस्ताव रखा जाता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर उसको खारिज नहीं कर सकता है। ये बात पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारा जो संविधान है वो इस बात के लिए डिफाइन करता है और उसमें काफी डिटेल्स में मेंशंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कि जो भी न्यायालय है यानी कि हमारी कंट्री की जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो इनकैपेसिटी है या बात करते हैं प्रोब्ड है यानी कि जो सिद्ध दुर्व्यवहार है को परिभाषित हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारी कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं यानी कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है जब उन पे इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है उसका जो एक्सप्लेनेशन है या बात करते हैं उसका जो डिटेल्स है वो किसमें? जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में आपको देखने को मिलेगा। चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी जज के ऊपर जब इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाता है तो वोट के लिए यानी कि जो प्रस्ताव वोटिंग के लिए लाया जाता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि जो भी संसद का जो प्रस्ताव है यानी कि कानून के अनुसार ही पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है हमारा के प्रत्येक सदन के द्वारा क्या है? समर्थन होना चाहिए। और उस सदन की जो जितने भी जो टोटल मेंबर्स हैं जो बहुमत है उसमें से उस सदन के उपस्थित और जितने भी जो लोग वोट करेंगे मतदान करने वाले जो कुल संख्या मेंबर्स हैं टोटल मेंबर्स है कम से कम उसका कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए यानी कि
2/3 होना चाहिए। ये बात चौथा स्टेटमेंट कहता है। तो अब आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है हमारा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी है हमारा पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारा तीसरा और चौथा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में, जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर है, जैसे जो चेयरमैन भी होता है लोकसभा का, तो सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रस्ताव लाया जाता है, मोशंस लाया जाता है, तो वो उसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उसको हटाने के लिए क्या अगर बात करें, हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में क्या है, स्पेशल मेजोरिटी में बहुमत, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में वोट चाहिए होगा। यानी कि जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट के हर एक, उसमें किसकी जरूरत होगी, जो सपोर्ट है इसमें स्पेशल मेजोरिटी की दोनों हाउसेस में जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द जो टोटल मेंबर्स है, हाउस ऑफ मेजोरिटी इज नॉट लेस देन 2/3, यानी कि जो मेजोरिटी में जो वोटिंग होगी वो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो जो मेंबर्स हैं, हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि वो क्या करेंगे, हाउस में प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे। जितने भी जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें से कितना होना चाहिए, 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। इसीलिए जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो शेड्यूल है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें टोटल आपको 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। उन 12 शेड्यूल्स में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कब, 2019 में। तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है, सीधा सीधी समझिए कि हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल के तहत जो बात करते हैं ट्रांसफर्स किए जाते हैं ट्राइबल्स लैंड को प्राइवेट पार्टीज फ्रॉम माइनिंग एंड डिक्लेयर किया जाता है नूल एंड वॉइड। यानी कि बताना है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों का आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन है 3rd शेड्यूल, ऑप्शन बी है 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी है 9th शेड्यूल, ऑप्शन डी है 12th शेड्यूल। यहाँ पे फ्रेंड्स 12th होगा, इसको 12th कर लेना, यानी कि 12वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बी, यानी कि 5th शेड्यूल। यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा। अगर हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है वो बात करता है शेड्यूल्स एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कंट्रोल्स के बारे में। तो गवर्नर क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्ट, यानी कि फिर बात करते हैं रिस्ट्रिक्ट लगा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है लैंड को किसी भी मेंबर्स के पास, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के पास। इसीलिए जो हमारा बी आंसर है शेड्यूल 5th वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो 12 शेड्यूल हैं उन 12 शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आज के टाइम पे आपको टोटल कितने 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। कितने शेड्यूल देखने को मिलेंगे, 12। 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में क्या मेंशन है, इसमें अगर हम बात करते हैं स्टेट एंड
जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसका नाम, नेम एंड देयर बाउंड्रीज डिटेल, बाउंड्री डिटेल। ये आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में क्या मेंशन है? स्पेशल पावर ऑफ, स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, एंड डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर। फिर हम बात करते हैं जैसे कि आपको राज्यसभा एंड लोकसभा, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, चेयरपर्सन जो होते हैं। फिर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर जो कि लोकसभा का चेयरपर्सन होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, इन सब के स्पेशल पावर और जो सैलरीज डिटेल है वो हमें शेड्यूल 3 में देखने को मिलता है। शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें ओथ एंड अफर्मेशन, सॉरी ओथ एंड प्रोमिसेस, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन की बात रखी गई है। जितनी भी जो हमारी कंट्री की जो अथॉरिटीज हैं उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड हैं, तो उनके शपथ और उनके जो वादे हैं उसके बारे में जो डिटेल्स रखी गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में रखा गया है। फिर बात करते हैं हम शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में आपको राज्यसभा, फिर बात करते हैं राज्यसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट ऑफ स्टेट, कोर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये इसके बारे में आपको किसमें? शेड्यूल 4 में आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल 5 में बात करें तो शेड्यूल 5 के अंदर किसके बारे में बात रखी गई है? शेड्यूल एरिया जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल एरिया, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल डिटेल्स आपको कहां देखने को मिलेगा? शेड्यूल 5 में देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ, इन डिटेल, ये किस में देखने को मिलेगा? आपको शेड्यूल 5 में। फिर बात करते हैं आपको शेड्यूल 6 में क्या देखने को मिलेगा। शेड्यूल 6 में जैसे कि बात करो स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, एंड मिजोरम,
इन स्टेट में जितने भी जो ट्राइबल्स एरिया है, जो भी ट्राइबल्स एरिया है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ है वो आपको डिटेल में आपको शेड्यूल 6 में देखने को मिलेगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ इन डिटेल, ये आपको किस में देखने को मिलेगा? शेड्यूल 6 में। अब बात करते हैं शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट, करंट लिस्ट, यानी कि जो आपका शेड्यूल 7 है इसमें डिटेल्स में रखा गया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी लिस्ट पे वो अपना लॉ बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट, ये सारी चीजें जो डिटेल में जो डिस्क्राइब किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में किया गया है। शेड्यूल 8 के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? शेड्यूल 8 में। आज के टाइम पे हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 22। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं हमारे कंट्री में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यही आपके लिए होमवर्क है। अब बात करते हैं शेड्यूल 9 में क्या देखने को मिलेगा। शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 की बात करें तो शेड्यूल 9 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भी वैलिडेशन है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशंस, ये आपको शेड्यूल 9 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपको जो शेड्यूल 10 है, शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 में आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये आपको किस में देखने को मिलेगा? शेड्यूल 10 में। अब बात करते हैं शेड्यूल 11 एंड 12 के बारे में। अगर हम शेड्यूल 11 के बारे में बात करें तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ पंचायत, ये आपको 11 में देखने को मिलेगा। और शेड्यूल 12 में आपको क्या देखने को मिलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ये आपको शेड्यूल 12 में देखने को मिलेगा।
तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12। ये 12 शेड्यूल्स में क्या क्या मेंशन है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था आपसे 2019 में। क्वेश्चन में ये बताना है कि भारत का जो संविधान है, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सामान्य कानून के जो निहित निषेध है या सीमाएं है, इसका जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत संविधान की जो संवैधानिक शक्ति है पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। अब मुझे इस मतलब क्वेश्चन में ये बताना है कि इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और उसमें आपको पूछ रहा है इससे कि इसका 4 ऑप्शन में से इसका जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है, इसमें कहा गया है कि जो भारत के जो चुनाव आयोग है यानी कि जो इलेक्शंस कमीशन है उनके द्वारा कर्तव्य का जो उनके द्वारा जो भी उनकी जो ड्यूटीज है, जो हम कर्तव्य है उनका निर्वहन करते हुए लिए गए जो भी निर्णय है वो किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, पहला। दूसरा है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है संसद के द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अपनी जो शक्ति है उसके प्रयोग में बाध्य नहीं है। सी है, देश के गंभीर जो भी हम बात करते हैं कंट्री का जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है यानी कि देश में गंभीर जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति है यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट के परामर्श के बिना ही क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है कि स्टेट की जो लेजिस्लेचर है कैन नॉट मेक यानी कि स्टेट के लेजिस्लेचर्स कानून यानी कि सेंट्रल मैटर्स में कानून नहीं बना सकते हैं विदाउट कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। अब आपको बताना है इन चारों में से जो क्वेश्चंस में एक सेंटेंस दिया गया हो, स्टेटमेंट दिया गया, उसका करेक्ट मीनिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 147 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है जो डील करता है उसके बारे में क्या रखा गया है, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शंस, पावर, प्रोसीड्यूर्स यानी कि बात करते हैं जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं, एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 142 बिटवीन आर्टिकल 142 से 147 क्लोज है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि हमारे संविधान का जो 5वां भाग है आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशंस, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स यानी कि यानी कि क्षेत्र अधिकार, उनकी सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीड्यूर्स है यानी कि प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। तो इसीलिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या है, करेक्ट है किसके रिगार्डिंग में, जो हमारे क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके रिगार्डिंग में। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग में, यानी कि आपको बताना है कि भारत के हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शंस टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्र कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखते हैं बात कैसे हमारा इनकरेक्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो संविधान स्वयं
क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यूज है, जुडिशियल रिव्यूज है, दोनों के पास हमें देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी देखने को मिलता है और हाई कोर्ट के पास भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं जो IR केलोहो केस था, यानी कि जो हमारा IR यानी कि कोहेलो जो मामला था 2007 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो 9th शेड्यूल है उसमें जो भी कानून शामिल है, यानी कि 9वीं जो अनुसूची में शामिल कानून की जो न्यायिक समीक्षा से कोई भी पूर्ण छूट नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था, राइट और स्टेटमेंट कौन सा है, और हमारे स्टेटमेंट दोनों ही इनकरेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सरकार की जो संसदीय प्रणाली है, इसमें बताने की 4 ऑप्शन में से किसके अकॉर्डिंग हम की कह सकते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरे लैंग्वेज में यही क्वेश्चन अगर समझना चाहो तो आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 4 स्टेटमेंट में से किसकी डिफिनेशन सही है। यानी कि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक सही डिफाइन करता है। पहला है यानी कि ऑप्शन ए है, इसमें ये कहा गया है जितनी भी जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेड है गवर्नमेंट में, यानी कि संसद में सभी राजनीतिक दलों का जो सरकार है, सरकार में प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन बी है द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकारें हैं वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, और इसे वो रिमूव भी किया जा सकता है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुना जाता है और उनके द्वारा हटाया भी जा सकता है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, संसद द्वारा चुना जाता है, लेकिन एक निश्चित कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसे हटाया नहीं जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सही डिफाइन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके द्वारा, किसके लिए, पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशंस के बारे में डिस्कस किया था तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 3 चीजों को मिला करके हमारा पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, संसद बनता है। तो जो अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल जब हम 75 की बात करते हैं तो इसमें जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, पार्लियामेंट के। फिर बात करते हैं लोकसभा क्या है इन पर्टिकुलर, यानी कि जो लोकसभा के प्रति वो सामूहिक में जिम्मेदार होते रहेंगे। फिर सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि लोकसभा अविश्वास, यानी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को भी क्या है, यानी कि रिजिग्नेशन देना पड़ता है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर किस पार्ट में डिक्लेयर किया गया है। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, चैप्टर हमने काफी ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस किया है, तो आप ये सारे चैप्टर जा करके देख सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है आज का कि प्रेम्बल चैप्टर और डीपीएसपी वाला चैप्टर आपको पढ़ करके, मतलब आपको पढ़ना है और पढ़ रखा है तो आपको रिवाइज करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ऑप्शन है आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है प्रेम्बल और ऑप्शन डी है 7th शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि डीपीएसपी। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, ये किसके बारे में डील करता है, ये डील करता है हमारे डीपीएसपी के बारे में। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इसमें आपको 3 तरीके के
आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी। इसी में अगर हम गांधीयन आइडिया की बात करते हैं या गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो इसी में आपको लोकल गवर्नमेंट की कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। लोकल गवर्नमेंट जिसे हम बात करें तो पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। आर्टिकल 38 में मेंशंस किया गया है कि स्टेट सिक्योर करेगा सोशल ऑर्डर्स और प्रमोशंस करेगा किसके, वेलफेयर्स ऑफ द पीपल्स, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 38 में किया गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा आपको डीपीएसपी के अंदर। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जिसमें आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक देखने को मिलेगा। प्रीम्बल्स की बात करते हैं तो प्रीम्बल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ इसको समरी की तरह या इंट्रोडक्शन की तरह डिफाइन किया गया। और अगर हम बात करते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 3 वर्ड हमने जो जोड़े थे वो 3 वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 3 वर्ड हमने अपने प्रीम्बल में कौन कौन सा ऐड किया था। एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको ये बताने के 7th शेड्यूल में क्या मेंशन है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है और मैं उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें फेडरलिज्म, सोशलिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है वो प्रोवाइड कराता है जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजंस लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन एज बेस्ड, यानी कि भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिस पर संविधान आधारित है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन सी है ना तो हमारा पहला ना तो दूसरा, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो बता इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। 1973 में जब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट ये दिया गया था कि हम टाइम टू टाइम ये डिसाइड करते रहेंगे कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स का एवोल्यूशंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम केस टू केस डिसाइड करते जाएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको कहीं पे भी ये डिफाइंस नहीं देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी बेस पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, कुछ फैसले भी सुनाए गए किसके लिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स की अवधारणा को लेकर के जिसे स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं लेकिन उसने इसे भी परिभाषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा ही गया था कि हम टाइम टू टाइम क्या है जांच करते रहेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, या बेसिक स्ट्रक्चर्स में आता है या नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 13 की बात करते हैं वो डील्स के बारे में बात करता है, किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि आर्टिकल 13 किसके बारे में कहा गया, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 13 है जो कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू है उसके कंसेप्ट को वो डिटेल्स में यानी कि डिस्क्राइब करके रखा गया है। इसमें जो भी न्यायिक समीक्षा है शब्द को स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब किया गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसको काफी डीपली यानी कि हम बात करते हैं उसको काफी अच्छे से डिस्क्राइब उस टर्म को किया गया है। लेकिन ये मानते हुए कि जो प्रश्न है, क्वेश्चन है जनरल वे में पूछा गया है, तो इसीलिए जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यानी कि सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला जो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस एम लक्ष्मीकांत के अंदर से पूछा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने वीडियो डिस्कशन MCQ क्वेश्चंस टेस्ट किया सॉल्व किया प्रैक्टिस किए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।